हाँ भाई, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बार कमेंट कर देना। जितने लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बार कमेंट कर देना। अपने ये जो है 7th लेक्चर होगा क्वांटम का, क्योंकि अपन ने जो 6 लेक्चर हैं वो 6 लेक्चर कहाँ पे हैं, यूट्यूब पे थे अपने, एप्लीकेशन पर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने वो 6 लेक्चर देख लिए हैं? वो 6 लेक्चर आप में से कितने लोगों ने देख लिए हैं, ये बताओ। अबे खन्नू, देख लिए 6 लेक्चर वो जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स का, और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाया है, पेयर प्रोडक्शन पढ़ाया है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताया है। वेरी गुड। तो वहां तक कोई डाउट आया खन्नू? कोई प्रॉब्लम, कोई दिमाग में क्वेश्चन आया हो या कोई समस्या आई हो? विकास, भाई विकास कहाँ है? तो खन्नू होशियार, और बता खन्नू, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है तेरी? इस बार सिलेक्शन लेना है? चलो ठीक है, तो भाई फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का 7th लेक्चर है, और जो 6 लेक्चर्स थे वो अपन ऑलरेडी जो है पब्लिश कर चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी हैं वो फोल्डर के अंदर। और ये 7th लेक्चर है, तो जिन लोगों ने 6 लेक्चर देख लिए हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, और क्योंकि वो मैंने बहुत पहले डाले थे और अब मैं वापस से क्वांटम में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और थोड़ा कोर्स डिटेल मैं आपको बता देता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स की जो क्लास है अपनी, वो रोज यानी कि आपकी जो क्लास होगी वो होगी आपकी 4 PM से 5:30 PM रोज। ठीक है, संडे को क्लास अगर हम बढ़ाते हैं टाइम तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये टाइमिंग है, क्लास टाइमिंग 4 से लेके 5:30 तक का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर किसका, कि क्वांटम मैकेनिक्स का किस एग्जाम में कितना वेटेज है। तो अपना जो CSIR नेट एग्जाम है, CSIR नेट के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का 30+ वेटेज होता है, यानी कि 35 मार्क्स तक पहुंच जाता है कई बार। अदरवाइज 32 के अराउंड ऑलमोस्ट हर बार रहता है, यानी कि 4 क्वेश्चन 20 हैं और 4 क्वेश्चन 30 सेक्शन में। ठीक है, तो आपको पता है 20 सेक्शन में कितने मार्क्स का, 3.5 मार्क्स का होता है। C सेक्शन में होता है 5 का होता है। तो 20 और 14 ऑलमोस्ट 34 मार्क्स हो गए ये। तो 34 के अराउंड आता है। कई बार ये जैसे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 5 हो जाते हैं, ये 5 ना हो, ये 3 हो जाते हैं तो ये 5 हो जाते हैं। तो मतलब 30+ ही रहेगा वेटेज, 30 नंबर से ज्यादा का वेटेज रहेगा। उसके बाद अपन बात करते गेट की।
तो गेट में जो ये वेटेज है, गेट में भी ये जो वेटेज है ये ऑलमोस्ट आपका 10 मीटर गेट के अंदर आएगा आपके। फिर अपन बात कर लेते हैं आईआईटी की। तो गेट और जैम दोनों का पेपर कट करता है, आईआईटी करती है। तो इन दोनों पेपर में बहुत सिमिलरिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो भी वही 10 to 15 मार्क्स कवर क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन जैम में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल पार्ट है। कि असल मायने में जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है वहां पे आईआईटी जैम का सिलेबस क्वांटम का खत्म हो जाता है। यानी कि जहाँ से मेन क्वांटम स्टार्ट होती है वहां पे तो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप आईआईटी जैम के स्टूडेंट और आप टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, यानी कि नेट और गेट के हिसाब से ही सिलेबस पढ़ना होगा। क्योंकि जेस्ट में भी अच्छे मार्क्स का जो वेटेज है क्वांटम से आता है। समझ में आ गई मेरी बात? अदरवाइज अगर आप आईआईटी जैम से हो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है आपको। ये मान लो 10 से 15 फ्री के है ऑलमोस्ट। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं जैम में क्वांटम मैकेनिक्स से, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन बुक्स की, है ना, बुक्स की। तो मैंने उन लेक्चर्स में भी बताया था मैं जो बुक फॉलो करता हूँ, जैसे जेटली। अब जेटली क्या सबसे सिंपलेस्ट बुक है ये, इसीलिए इस बुक को फॉलो करते हैं। क्लियर कह रहा हूँ मैं ये बात, सबसे सिंपलेस्ट बुक है ये। मतलब इसका जो लिखा गया है इसको बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है और मोर इंटुएटिव है ये। मतलब आपको इजीली जो है बात समझ में आ जाती है कि राइटर कहना क्या चाहता है, ऑथर कहना क्या चाहता है। अगर आप जेटली पढ़ रहे हो तो इसके साथ आप पढ़ सकते हो एस सी वर्मा। एस सी वर्मा 11th-12th वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आती है एस सी वर्मा की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, आपके लिए 2 बुक सफिशियंट रहेंगी और आईआईटी जैम वालों को तो बस एक जेटली पढ़ लेना बहुत है ना। लेकिन अगर आप नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 2 बुक कम से कम पढ़ो। अगर और थोड़ा इंटुइटिव जाना है आपको और थोड़ा अच्छे से सीखनी है क्वांटम, उसके बाद आपको लेनी है डेविड जे ग्रिफिथ। डेविड जे ग्रिफिथ की बुक ईडी की तो आती ही आती है, क्वांटम की भी आती है, इसकी भी आती है। तो क्वांटम भी आती है डेविड जे ग्रिफिथ की, वो लेनी है। लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो थोड़ी आसान पड़ती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है ग्रिफिथ की। लेकिन ये थोड़ी सी जेटली से थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी अगर आप डायरेक्ट इस पे शिफ्ट हो जाओगे तो। मतलब अगर आपको पहले से क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा बेस नहीं है कि एक्चुअली है क्या क्वांटम, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। आप डायरेक्ट इस बुक पे शिफ्ट मत करना, फिर आप जेटली और वर्मा से स्टार्ट करना। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कोई बुक चाहिए कि आपको भाई प्रॉब्लम चाहिए क्वांटम की, है ना, तो उसके लिए आप क्या करना, जी अरुलदास की बुक आती है। इसके अंदर आपको 500 प्रॉब्लम मिलेंगी विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा देखो सोम सीरीज आती हैं, अगर आपको प्रॉब्लम के लिए चाहिए तो सोम सीरीज की बुक्स आती हैं सभी पे। ठीक है। इसके अलावा वाई के लिम आती है, कौन सी, वाई के लिम। लेकिन ये जो वाई के लिम है इसके अंदर क्या होती हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एमआईटी हो गया, है ना। तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं। मतलब इसके जो सारे क्वेश्चन वो आपके मतलब के नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपके आना नहीं है, ज्यादातर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब तक आपको कुछ ज्यादा गहरी नॉलेज नहीं लेनी है और जब तक आपको मतलब, समझ रहे हो आप, मतलब कितनी बुक्स के बाद ये सबसे लास्ट है, वाई के लिम इज लास्ट ऑप्शन। जब आप ये सब कर लो तब वाई के लिम पे आना, वरना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन क्या बुक जेटली से स्टार्ट करना है आपको, एस सी वर्मा साथ में ले सकते हो, ये दोनों हो जाए तो डेविड जे ग्रिफिथ। और ये फिर 500 प्रॉब्लम है इसके अंदर जो सोल्व प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ से आपको वेटेज पता चल गया एग्जाम का, आपको एग्जाम की और हमारी क्लास की टाइमिंग पता चल गई।
आपको बुक्स पता चल गई। अब 6 जो क्लासेज है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हो सकता है कि 1 या 2 क्लासेज मतलब और जो है यूट्यूब पे हम डाल दें। इन बाकी की जो क्लासेज हैं वो कहाँ, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ही होंगी। ठीक है, तो फी जो है उसकी 1000 रुपीज़ है, सिर्फ 1000 रुपये। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, आप वहाँ इंफॉर्मेशन कर सकते हो। और प्योर चार्ज नहीं है, और ये जो अमाउंट है बहुत ही कम अमाउंट है। और बाकी जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, काफ़ी मैंने कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल कर रखा है, ताकि आप देख सको कि हाँ ठीक है यार, टीचर का हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से। इसके अलावा भी बाद भी 10 दिन बाद भी यार हमारा जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है क्लास से, तो आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो फी है सिर्फ 1000 रुपीज़, और आप खूब तसल्ली करके आराम से, हमारा जितना भी कंटेंट है यूट्यूब पे हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट दे रखा है, आप पहले उसको तसल्ली से देखो। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी करो आप, अगर आपको लगे कि ठीक है फ़ायदेमंद है। देखो 10 दिन में बहुत सारे मैटर हो जाएगा। 10 दिन की क्लासेस, मतलब रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है ना, जो वापस भी नहीं होता है। फीस की तो बहुत अलग बात है। तो आप देख लेना, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो बात करते हैं। अब इस क्लास में मैं वापस से, क्योंकि 6 क्लासेस जो लोग मिस कर चुके हैं, या हो सकता है आपने देख भी लिया, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, किस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से क्या है। कल से अपनी प्रॉपर क्लास होगी, मतलब जो सिलेबस जहाँ तक हो गया था उसके आगे कल स्टार्ट करेंगे पर क्या होता है थियरी से क्वांटम ओरिजिनेट, मतलब क्वांटम की जरूरत महसूस होने लगती है। क्योंकि इससे पहले 1900 से पहले क्या थी, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स थी। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर फिजिकल वेरिएबल थे, उनको क्या माना जाता था, कॉन्टिन्यूस माना जाता था। जैसे एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, कॉन्टिन्यूस माना जाता था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो बहुत सारे फिनोमिना थे जिनको नहीं हुआ उससे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ये सब ऐसे फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो 1900 के अंदर मैक्स प्लैंक आए और इन्होंने सबसे पहले कहा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड, E इक्वल्स टू एन एच न्यू, जहां पे n क्या है, इंटीजर मल्टीपल है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब जो एनर्जी है वो टुकड़ों में होगी। अब यानी कि तो एच न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी, यही बात है। तो बीच की वैल्यू गायब हो गई। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। कि एनर्जी क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक का, ठीक है भाई, कि प्लैंक का लॉ आ गया। ठीक है, उसके बाद 1905 के अंदर, कब, 1905 के अंदर आइंस्टाइन आ गए। मतलब पैदा नहीं हुए थे, पैदा पहले हो गए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर आ गए। और इन्होंने कहा कि लाइट जो है, लाइट क्या है, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट इज इटसेल्फ, लाइट इज इटसेल्फ, लाइट क्या है, खुद हम वेव है, विच इज मेड अप, विच इज पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल कह सकते हो, टिनी पैकेट कह सकते हो, कि ये एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनता है। और उस एनर्जी के पैकेट को कहा, टॉफी आती है ना पैकेट। तो बोला ऐसे होता है कि जो आपका लाइट है वो एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
और ये किससे बनती है? एनर्जी के पैकेट से बनती है। तो मतलब में आ रही है मेरी बात? क्या कहना चाह रहे थे ये? तीनी पैकेट या पार्टिकल कह रहे थे, मतलब ये कहना चाह रहे थे, आइंस्टाइन ये कहना चाह रहे थे कि जो लाइट है, सर को शो कर रहा है ईएम वेव भी, क्योंकि क्लासिकल में क्या माना जाता था भाई, ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल ही रहेगा और वेव वेव ही रहेगी, ठीक है। हाँ, जबकि यहाँ क्या हो गया कि जो लाइट है वो ईएम वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो बोले यार ये तो थोड़ी गड़बड़ सी चीज है, क्योंकि क्लासिकल तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद 911 अंदर कि भैया एटम जो है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो हैवी, जो जो हैवी पार्ट है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको न्यूक्लियस कह दिया। और बोलो वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड आया, नील्स बोर मॉडल, और उन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी का इंटरेक्शन है वो क्वांटाइज्ड ही होगा। क्या होगा एनर्जी का इंटरेक्शन? तो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन, वो कैसा होता है? क्वांट कैसा होता है जी? इंटरेक्शन क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी क्या होंगे? क्वांटाइज्ड होंगे। मतलब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसके पास एनर्जी थी E1, और ये दूसरा है ऑर्बिट, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको कितनी एनर्जी चाहिए? E2 माइनस E1। ये एनर्जी यहाँ से यहाँ आएगा तो इतनी एनर्जी देगा। तो जो इंटरेक्शन हो रहा था क्वांटाइज्ड हो रहा था, कंटिन्यूस नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये भी डिस्क्रीट है, मतलब ऑर्बिट क्या है? डिस्क्रीट लेवल पे है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज कंफर्म हो रही थी कि हाँ भैया एनर्जी क्वांटाइज्ड है। और उन्होंने क्या कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रो वेव का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इमिट नहीं करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। अब सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेंगे और एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, बाद में कहाँ गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो बोर ने कहा कि नहीं, वो क्या होते हैं, स्टेशन जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर क्या नहीं करते हैं? ईएम वेव को इमिट नहीं करते हैं। इसके बाद 1920 क्या आ गया? कॉम्पटन इफेक्ट। क्या आ गया? कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है? जो एक्स ऊपर, तो एक्सरे किससे इंटरेक्शन करती है? इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करती हैं। और जब कॉम्पटन ने इसको समझाया तो ये जो एक्सरे का जो इंटरेक्ट था ये बिल्कुल पार्टिकल की तरह था। जिस तरह से पार्ट उस फिनोमिना से भी कॉम्पटन कॉम्पटन इफेक्ट को समझाया। समझ मेरी बात? तो यहाँ से एक और चीज प्रूव हो गई कि जो एक्सरे हैं वो भी क्या, बार एक कल क्या आ रही थी कि जो वेव है भाई, एक्सरे जो है इसका नेचर शो कर रही है, पार्टिकल का नेचर शो कर रही है। बार बार आ रहा था कि वेव पार्टिकल का नेचर शो कर रही है, मतलब वेव क्या कर रही है? ड्यूल नेचर को शो कर रही है। लेकिन 1923 के अंदर अपने हाइपोथेसिस मतलब अभिकल्पना, मतलब ये प्रूव, ऐसा डिराइव्ड कोई रिलेशन नहीं था, प्रूफ नहीं था, बस इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया, इनको लगा और वो चीज वहां पे वैलिड हो रही थी। मतलब 1923 तक जितने भी फिनोमिना थे वहां कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भैया वेव ही पार्टिकल का नेचर नहीं शो कर रही है, मतलब वेव ही ड्यूल नेचर शो नहीं करता है, पार्टिकल भी क्या रखता है? पार्टिकल क्या रखता है? पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल की भी साथ होती है, एक वेव होती है। पार्टिकल ऑल्सो शो द ड्यूल नेचर, मतलब एवरी, अब इन्होंने क्या कहा था कि एवरी मैटर पार्टिकल मूविंग विद लीनियर मोमेंटम p,
कि कोई भी मैटर है, ये मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम p है, तो इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी h/p। तो इन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल भी ड्यूल नेचर रखता है। क्या रखता है? तो लाइट नेचर रख रहा है और पार्टिकल भी ड्यूल नेचर रख रहा है। तो अब इतनी सारी थ्योरी आ गई, तो भाई क्लासिकल मैकेनिक्स का जीना हो गया हराम कि यार अब किस किस को समझाएं, हैं किस किस को मनाएं, ऐसा कुछ है ना, बॉलीवुड का गाना है ना, ऐसे कैसे मनाऊं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का हो गया भाई, हालत खराब हो गई। और रहा सहा काम किसने कर दिया? हाइजेनबर्ग ने। किसने कर दिया? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग लेकर आए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या लेकर आए? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वी कांट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम along a same direction simultaneously and with infinite accuracy। कि अपन एक ही दिशा में पोजीशन या मोमेंटम, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, इनफाइनाइट एक्यूरेसी का मतलब बिना किसी एरर के, जीरो एरर, बिना किसी त्रुटि के नहीं माप सकते हम पोजीशन और संवेग, पोजीशन और मोमेंटम को बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। अलग अलग तो मेजर कर सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। और इनके जो एरर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच कट बाई 2। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो भैया फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की मान लो जो उसकी रूट्स थी वो हिला दी कि अब भैया काम नहीं चलेगा, अब तो अपने को नई थ्योरी की जरूरत है। तो जब जरूरत महसूस होती किसी चीज की तब जाके लोग उसके लिए काम करते हैं। सब लोग तो नहीं करते हैं, कुछ लोग आलसी भी होते हैं, ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है। उसके लिए एक बात बताएंगे आपको। तो जब जरूरत महसूस हुई तो लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट हुई। तो किस किसने काम किया, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, उस पर बात बाद में करते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो मिनिमम एरर है ये होती है गाउसियन वेव फंक्शन में, बाकी सभी के अंदर इससे ज्यादा ही होगी, मतलब h कट बाय 2 से ही ज्यादा ही होगी। तो ये बात मैं कई बार पूछ चुका हूँ और कई बार इसका हल भी बता चुका हूँ कि अपन साइमल्टेनियस मेजर नहीं कर पा रहे हैं बिना किसी एरर के। तो क्यों मेजर नहीं कर पा रहे हैं? क्या अपने एक्सपेरिमेंट गलत है, क्या अपने इंस्ट्रूमेंट गलत है, क्या अपनी थ्योरी गलत है? समस्या कहाँ है? तो ध्यान रखना, समस्या कहीं नहीं है। अपने एक्सपेरिमेंट या अपने थ्योरी, अपने प्रैक्टिकल्स में दिक्कत नहीं है, अपने इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत नहीं है। इतना जो एरर है वो नेचर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी। मतलब इतने पत्ते हो हमेशा फोल्ड रखता है, इतने मतलब नेचर डोंट अनफोल्ड ऑल द कार्ड्स, सारे के सारे पत्ते कभी नहीं खोलता नेचर। तो ये समझ लो कि एक रहस्य ही है ये। तो मतलब ये अनसर्टेनिटी रहने ही वाली है, नेचर की अनसर्टेनिटी है ये, ठीक है। तो अब जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो हिल गई भाई, जड़ें हिल गई क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो जरूरत महसूस हुई कि भैया अब तो चाहिए ही चाहिए, अब तो कोई थ्योरी चाहिए ही चाहिए। तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स आई और क्वांटम मैकेनिक्स का हुआ फॉर्मुलेशन। अब ध्यान रखना, जो क्वांटम फॉर्मुलेशन वो ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो क्वांटिटी थी उनको ऑब्जर्वेबल बना दिया गया, उन रिलेटेड बना दिए गए। तो अगर आज की डेट में, अगर आज की डेट में कोई ये सवाल, कैन वी फॉर्म क्वांटम मैकेनिक्स विदाउट, कि क्या अपन के बिना, अपन क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद के बिना इसको कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि अपन जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं वो सब किस पे बेस्ड है? क्लासिकल मैकेनिक्स पे, है ना। जैसे पाइजन ब्रैकेट जो हुआ करते थे वो यहाँ के कम्यूटेटर बन गए, कम्यूटेटर बन गए। तो ऑलमोस्ट एनर्जी कंजर्वेशन जो था क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो यहाँ पे आके वेव मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंजर इक्वेशन आ गई। तो जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से ही फॉर्मुलेट हुई है आज की डेट में। हो सकता है भविष्य में कोई थ्योरी नहीं आ जाए जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन वी फॉर्मुलेट क्वांटम मैकेनिक्स विदाउट क्लासिकल मैकेनिक्स, देन आंसर इज नो। ओके, तो जब क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, फॉर्मुलेशन
फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो शुरुआत के अंदर जो दो फॉर्मुलेशन आए वो एक आया मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, वेव मैकेनिक्स। मैट्रिक्स आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा ही रहे हैं आपको, है ना, मैट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे किस तरीके से करते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग लेकर आए थे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, हाइजेनबर्ग, और श्रोडिंजर इनसे सेपरेट काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी आपको पता ही होगा माइनस है, क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व किया जाता है, ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, इसमें मैट्रिक्स यूज होंगी। अब ध्यान रखना, इस इक्वेशन को आप डिराइव नहीं कर सकते, ये डिराइवेबल नहीं है, इसको आप डिराइव नहीं कर सकते हो। ये कैसे आई है, ये एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन से आई है ये, आप बताएंगे कैसे, ठीक है ना। हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है। तो क्वांटम में क्या किया गया, ऑपरेट, और जो पी होता है, पी ऑपरेट होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट बाई 2m, ठीक है, सॉरी माइनस आयोटा एच का डेल होता है 2m, तो पी स्क्वायर बाई 2m है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते ही जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पॉजिटिव डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा डिराक ने भी अपना फॉर्मुलेशन दिया, फॉर्मुलेशन, और डिराक ने क्या यूज किए, ऑपरेटर यूज किए, और ब्रा एंड कैट स्टेट यूज की, ठीक है। तो और तो आपको पता ही ऑपरेटर को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मुलेशन किस तरीके से है। अब देखो कैट स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्राई स्टेट को इस तरीके से, ठीक है। ऑपरेटर कभी भी होगा तो उसके ऊपर कैप लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, प्रैक्टिकल टूल, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो एक एक्सिस, इसका कर दो, ये लो डी बाई डी एक्स, क्या समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब फंक्शन चेंज हो गया, पोजीशन ना करके। अब तो ऑपरेटर क्या है, मैथमेटिकल टूल है, डी बाई डी एक्स क्या है, मैथमेटिकल टूल है। तो बट टूल विच मे एंड मे नॉट चेंज द स्टेट, चेंज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया तो स्टेट चेंज हो गई, डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करा दूं, एक्सपोनेंशियल एक्स पे करा दूं तो 2 एक्सपोनेंशियल 2x आ जाएगा। स्टेट चेंज बोलते हैं आइगन वैल्यू, क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, स्केलर आ जाएगा उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो जब स्टेट चेंज नहीं होती है तो उस केस में